हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का चौथा चैप्टर जो कि है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है। जैसे कि इंट्रोडक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो इंस्पायर्ड हुआ है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि वहाँ पर प्रियम्बल दिया गया था। तो बाकी सारे कंट्रीज जहाँ पर भी प्रियम्बल हैं वो ज़्यादातर यूएसए से ही इंस्पायर्ड है इस चीज़ को लेकर कि चलिए हम लोग भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को ऐड करें। प्रियम्बल का मतलब होता है प्रीफेस या फिर इंट्रोडक्शन, यानी कि कोई भी बुक अगर हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है तो उसका कुछ इंट्रोडक्टरी पेज, इंट्रोडक्शन, प्रियम्बल या प्रीफेस। एक जस्टिस जूरिस्ट हुए एन ए पालकी वाला, उन्होंने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब हमारा संविधान बन रहा था, यानी कि बनना स्टार्ट हुआ था। तो उसी टाइम में तो वो उसी से इंस्पायर्ड है यह प्रेम्बल में जो सब ये टर्म्स आप देख रहे हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें वहां पर मेंशन थी। तो वहीं से इंस्पायर्ड है इसका कंटेंट, प्रियम्बल का कंटेंट। और प्रियम्बल जो चीज है ओवरऑल इंस्पायर्ड है यूएसए से। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ। संविधान को, जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अमेंड किया गया, जिसमें तीन की वर्ड्स यानी कि तीन जो टर्म है नया ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। चलिए आखिर देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल किस तरह से दिखता है। प्रियम्बल के पहले ही कुछ पन्नों में यह प्रियम्बल दिया गया है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआती पन्नों में होता है। चलिए देखते हैं क्या है यह। इसमें लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. अगला टॉपिक है इसमें इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रियम्बल। इसमें है पीपल ऑफ इंडिया जो है यह ऑथोराइज करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। पहला पॉइंट का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपनी पावर और अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करती है, तो यह वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम लोग देश के सिटीजन्स हैं, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिलती है या अथॉरिटी मिलती है। दूसरा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। यहाँ पर स्टेट का मतलब कोई पर्टिकुलर स्टेट जैसे हरियाणा, राजस्थान, यूपी एटसेट्रा, ये सब नहीं है। यहाँ पर स्टेट का मतलब, इंडियन स्टेट का मतलब है इंडिया एज अ होल नेशन। ठीक है, तो नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, यह कैसा होगा? सोवरेन होगा, सोशलिस्ट है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये सारे कीवर्ड्स अभी हमने देखे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। अगला है इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या था ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे? कि जस्टिस और लिबर्टी को सोसाइटी में इंश्योर किया जा सके। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगला पॉइंट है डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949, यानी कि इसी दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 26 डे ऑफ नवंबर 1949। अब आगे इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो सारा इसी, जो यह पेज है प्रियम्बल का, इसी को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए है, और इस चैप्टर में भी यही दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कीवर्ड्स इन प्रियम्बल। पहला कीवर्ड है सोवरेन। सोवरेन कहने का मतलब है कि कोई नेशन अगर सोवरेन है तो उसको कंप्लीट सोवरेनिटी है, यानी कि उन
उनकी सारी पावर उन्हीं के हाथों में है, ना कि किसी और के हाथों में। वह डिपेंडेंट नहीं है किसी भी अदर कंट्री या अदर ऑर्गेनाइजेशंस पे, तो डिपेंडेंसी नहीं है। फिर डोमिनियन भी जो है वो नहीं है। डोमिनियन स्टेट कहने का मतलब है कि इंटरनल तो फ्रीडम होता है, लेकिन एक्सटर्नली फ्रीडम नहीं होता है। यानी कि जो फॉरेन अफेयर्स होंगे वो कोई और कंट्री के अकॉर्डिंग चलता है, और जो रेवेन्यू मैटर्स होता है उस पर भी फॉरेन कंट्री का ज्यादातर रोल होता है। तो इंडिया में डोमिनियन वगैरह नहीं है, हमारा देश फुल्ली सॉवरेन है, टोटली सॉवरेनिस्टिक कंट्री है। सॉवरेन जो है हमारे कंट्री बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेन है। इंटरनल कहने का मतलब हमारे देश के अंदर की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई अदर रीजनल स्टेट रीजनल पावर जो है कंट्री एज अ होल, नेशन एज अ होल, उसको रूल या फिर गवर्न नहीं कर सकती। और फिर एक्सटर्नली कहने का मतलब कि इंडिया से बाहर कोई भी देश इंडिया पर रूल नहीं कर सकता, उनका कुछ भी यहाँ पर मतलब वो अथॉरिटी नहीं है। हालांकि इंडिया एज ए नेशन यूएनओ का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में 1949 में पूरी तरह से शामिल हुआ था। तो फिर भी देखिए इन सब के जो भी रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं, जो भी नियम वगैरह, इंडिया या फिर किसी भी कंट्री को जो इनके मेंबर हैं उनको कंप्लाई करना होता है, फॉलो करना होता है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया अपनी सॉवरेनिटी को लूज करके इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप मतलब लिया है। इंडिया जब भी चाहे इन सभी का मेंबरशिप जो है खत्म कर सकती है, मतलब निकल सकती है इन सब से बाहर। और हाँ, इन सब के मेंबर होने के बावजूद भी इंडिया क्या है, पूरी तरह से सोवरेन है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, कि इंडिया के अंदर क्या किस तरह से रूल होना चाहिए और इंडिया के बाहर जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह से होनी चाहिए, वो पूरा तय कौन करेगा, वो इंडिया नेशन ही अपने लिए तय करेगी, ना कि कोई और। सोवरेन का यही मतलब है। चलिए अगला है इसमें सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कहने का मतलब है टुवर्ड सोसाइटी, जो गवर्नमेंट काम करती है, जो गवर्नमेंट पूरी तरह से सोशलिस्टिक होती है, वो सोसाइटी पर ज्यादा ध्यान देती है एज अ एंटिटी। ठीक है, देखिए डीपीएसपी में जो है सोशलिस्ट जो टर्म है सबसे पहले शामिल किया गया था। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो प्रियम्बल में बाद में आया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया, जो अभी हम लोगों ने देखा 3 कीवर्ड लाया गया था, वहीं पर एक था सोशलिस्ट। डीपीएसपी हमारे चैप्टर 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ना कि इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, बुक है, उसका जो चौथा चैप्टर है वह है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले यहीं पर यह टर्म दिया गया था। चलिए फिर देखते हैं सोशलिस्ट जो है दो तरह का होता है, एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट और दूसरा कम्युनिस्टिक सोशलिस्ट या फिर स्टेट सोशलिस्ट। कम्युनिस्टिक सोशलिस्ट और स्टेट सोशलिस्ट एक ही चीज है, जो कि इंडिया नहीं है। कम्युनिस्टिक या स्टेट सोशलिस्ट कहने का मतलब जो गवर्नमेंट है किसी कंट्री की, अगर कम्युनिस्टिक है या स्टेट सोशलिस्ट है, तो वहां पर कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी। सारा पावर जो है, इकोनॉमिक पावर किसके हाथों में होगा, गवर्नमेंट के हाथों में होगा, यानी स्टेट के हाथों में होगा। और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहने का मतलब है कि हमारे कंट्री में यह है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, तो यहाँ पर जो है प्राइवेट ओनरशिप भी एग्जिस्ट करती है और गवर्नमेंट जो स्टेट प्रॉपर्टी है वो भी एग्जिस्ट करती है। जैसा कि आपने देखा होगा, स्कूल गवर्नमेंट भी स्कूल है और प्राइवेट भी स्कूल है, हॉस्पिटल गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल है, प्राइवेट भी हॉस्पिटल, या किसी भी चीज किसी भी कंपनी है, आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल, टेलीकॉम कंपनी भी बीएसएनएल भी है, जियो एयरटेल भी है। ये क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। चलिए इसी में आगे एक एग्जांपल है, कुछ काम किया गया था 1991 में, एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था इंडिया में, जिससे कि मल्टीनेशनल कंपनी जो विदेशी कंपनियां हैं वे भी इंडिया में आकर के अपना बिजनेस कर सकती है, और वैसे वर्षा इंडियन कंपनी भी बाहर जाके अपना बिजनेस बढ़ा सकती है। यह था डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। यही कम्युनिस्टिक में यह बहुत ही रेगुलेटेड होता है, एलपीजी नहीं होता है, वह क्लोज्ड इकोनॉमी होता है। और जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है वह थोड़ा ओपन इकोनॉमी होता है इंटरनेशनल मार्केट में, इसीलिए एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था। अगला है सेक्युलर। सेक्युलर कहने का मतलब है कि रिलीजन जो है, सेक्युलर का अगर सही मतलब देखें तो इसका मतलब है रैशनैलिटी टुवर्ड्स रिलीजन, यानी कि यह जो है रैशनैलिटी होना चाहिए, रिलीजन को अगर कोई फॉलो करता है तो करे, लेकिन
रैशनल व्यू के साथ, मतलब आंख बंद करके हाँ में हाँ ना मिलाया जाए। इसका सही मतलब यही होता है। सेक्युलर का यह मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि कोई एक पर्टिकुलर जो रिलीजन है, धर्म है, वह मतलब सुपीरियर है देन अनदर जो धर्म रिलीजन है उससे। यह मतलब बिल्कुल नहीं होता, और इसका यह मतलब भी नहीं होता कि कोई किसी भी धर्म को ना माना जाए। चलिए देखते हैं। सेकुलर जो है धर्म पर मतलब जो रिलीजन है उसके प्रति रेशनैलिटी शो करता है सेक्युलर। फिर है आर्टिकल 25 टू 28 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर जो रिलीजन की बात कही गई है, रिलीजियस फ्रीडम फंडामेंटल राइट के तौर पे हमें दिया गया है। अगला चैप्टर जो तीसरा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 25 टू 28 में सेकुलर की बात कही गई है, रिलीजन की बात रिलीजियस से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है। जो सेकुलर है वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव सेकुलर और दूसरा नेगेटिव सेकुलर। पॉजिटिव सेकुलर जो है, इसका कहने का मतलब है, यानी कि जो स्टेट है, स्टेट कहने का मतलब गवर्नमेंट, आप समझिए, जो स्टेट है और जो रिलीजन है वो दोनों क्या है, वो दोनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो यानी कि अगर रिलीजन जो है अपना दायरा क्रॉस करती है तो स्टेट उस पर मतलब लगाम लगाती है कि नहीं, आप अपना जो है वो दायरा क्रॉस कर रहे हैं, आप लिमिट में रहिए, इसका यह मतलब होता है। और नेगेटिव सेक्युलर कहने का मतलब स्टेट को कोई मतलब नहीं है रिलीजन से, रिलीजन जो है अपना पर्सनल मैटर है, जिसको जो करना है करे रिलीजियसली, स्टेट उसमें ओवरलैप नहीं करेगा। तो इंडिया में क्या है, पॉजिटिव सेक्युलर है, ठीक है, ओवरलैपिंग वाला केस है यहाँ पर। और इंडियन पॉजिटिव सेक्युलर में देखिए दो बातें इंपॉर्टेंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कही गई है। वह क्या है कि नो रिलीजन ऑफ स्टेट या फॉर स्टेट, यानी कि अपना जो स्टेट है इंडिया का कोई एक नेशनल रिलीजन नहीं है, कोई एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है और नहीं कभी होगा, यह है। और दूसरा है कि इक्वालिटी होता है, सारे रिलीजन स्टेट जो है सभी धर्मों को, सभी रिलीजन को इक्वालिटी के तौर पे देखती है, यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है किसी रिलीजन के टुवर्ड्स, ठीक है। फिर अगला इसमें है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कहने का मतलब है पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर कहने का मतलब है कि पीपल द्वारा चुना गया जो गवर्नमेंट है उसकी सॉवरेनिटी। सुप्रीम पावर और अथॉरिटी क्या है हमारे कंट्री में, तो पीपल है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर कहाँ से लेती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो अभी हमने देखा, जो प्रियम्बल है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका पहला ही पार्ट के पहले भी दिया गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल के फर्स्ट लाइन में ही है। तो यहीं से जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपनी पावर को डिराइव करती है, गेन करती है। यह था। फिर है डेमोक्रेटिक जो होता है दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में नहीं है, हमारे कंट्री में है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो है, इसका कहने का मतलब है कि जो भी गवर्नेंस होगा कंट्री में, उसमें जो लोगों का होगा डायरेक्ट रूल होगा। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट है, वो कोई भी रूल लाती है, लॉ लाती है, या कोई मेजर डिसीजन लेती है, जो फॉरेन पॉलिसी बनाती है, या बहुत सारे काम जो करती है, उसमें लोगों का एक्टिव रोल होगा। लोग चाहेंगे तो वो काम होगा, लोग नहीं चाहेंगे तो वो काम नहीं होगा डायरेक्टली। यानी कि हर एक काम अक्सर बड़े कामों में मतलब गवर्नमेंट पूछेगी लोगों से, वोटिंग कराएगी या कुछ अदर मीडियम से कि क्या यह सही है, करना चाहिए। अगर वहाँ के लोग यानी सिटीजन्स उसमें सहमति जताएंगे तो वह काम होगा, और नहीं जताएंगे तो यह काम नहीं होगा। यह है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि इंडिया में नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो है कुछ टूल्स है, जैसे रेफरेंडम का नाम आपने कई बार सुना होगा, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइड। रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम कहने का मतलब है, जो अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट अगर कोई बड़ा इनिशिएटिव ले रही है, या कुछ फॉरेन पॉलिसी या फिर कुछ फाइनेंशियल कुछ पॉलिसी ला रही है, तो वो पहले जो है अपने सिटीजन से पूछेगी, यानी कि वोटिंग कराएगी कि इस पर कितने लोग सहमत है, कितने लोग असहमत है, ठीक है। अगर मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग जो है उसके साथ जाती है कि हाँ यह होना चाहिए, तब गवर्नमेंट उसको इम्प्लाई करेगी, यानी कि यह क्या है, रेफरेंडम हो गया। लेकिन अगर रेफरेंडम का जो रिजल्ट आता है, वोटिंग का जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव आता है, यानी लोग अगर मेजोरिटी में नहीं चाह रहे कि वह काम हो, तो गवर्नमेंट उसको बाध्य होती है करने के लिए, मतलब वो नहीं काम होगा, वो काम नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं कर सकती उसको,
क्या था। फिर है इनिशिएटिव, यहाँ पर हमने देखा रेफरेंडम में जो प्रक्रिया है वो शुरुआत हो रहा था गवर्नमेंट से। अब इनिशिएटिव में क्या होता है कि जो सिटीजन्स है वो लोग अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट करते हैं कि यह काम होना चाहिए या फिर यह काम नहीं होना चाहिए, किसी भी मैटर को, पब्लिक मैटर को लेकर के, यानी कि यह सिटीजन्स द्वारा इनिशिएट किया जाता है, तो यह इनिशिएटिव है। अगला है रिकॉल। रिकॉल कहने का मतलब है सिटीजन्स द्वारा जो चुनी गई गवर्नमेंट है, अगर वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंगली काम नहीं करती है, अपनी प्रॉमिस जो किया था इलेक्शन के टाइम उसको फुलफिल करने में फेल नजर आ रही होती है, तो जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स है, उसको किसी भी टाइम गवर्नमेंट को वापस बुला सकती है, यानी गवर्नमेंट को खत्म कर सकती है, अथॉरिटी को, और फिर से इलेक्शन होगा और नई गवर्नमेंट चुनी जाएगी। प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड कहने का मतलब है जो कुछ विशेष अधिकार सिटीजन्स को दिए जाते हैं किन टर्म्स में, सिटीजनशिप के मामले में, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके मामले में, इसी तरह के कुछ बहुत ही जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है डिसीजंस के, वो सब भी कौन लेते हैं, तो उसमें भी पब्लिक यानी सिटीजन्स का जो है एक्टिव रोल होता है प्लेबिसाइड में। इंडिया में यह भी नहीं, इंडिया में ये चारों नहीं है क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। प्लेबिसाइड इंडिया में इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में हमें फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा मिले हुए हैं, इसीलिए इसी के एवज में जो प्लेबिसाइड का जो राइट है नहीं दिया गया है। चलिए अब देखते हैं डेमोक्रेसी, जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो हमारे कंट्री में है यह क्या है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहने का मतलब है कि हम और आप क्या करते हैं कि वोट देते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो वोट में हम लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चुनते हैं, और वे लोग आगे जा करके गवर्नमेंट बनाती है और अपने हिसाब से काम करती है गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट अगर कोई लॉ ला रही है तो हर बार वो जरूरी नहीं कि हमसे पूछेगी, हर बार कोई काम करे, हर बार कोई पॉलिसी बनाए तो बार बार वह सिटीजन से आकर के या फिर पूछने नहीं जाएगी कि यह करना सही है कि यह करना गलत। यह है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यह जरूरी होता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है इसको पॉलिटिकल या फिर सोशल डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अगला टर्म है पब्लिक, सॉरी रिपब्लिक। रिपब्लिक जो है कहने का मतलब है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी में, डेमोक्रेटिक जो कंट्री होता है वहां पर दो टाइप के हो सकते हैं पॉलिटी, एक मोनार्किकल होता है और एक रिपब्लिक होता है। डेमोक्रेसी यानी चुनी हुई गवर्नमेंट, ठीक है। चुनी हुई गवर्नमेंट जो है एक मोनार्की भी हो सकती है, यानी वहां पर जो है हेरिडेटरी चल रहा होता है कि राजा का जो बेटा है वही अगला राजा होगा, हर बार नहीं चुना जाएगा। और फिर यहाँ पर रिपब्लिक में क्या होता है कि हर बार चुनाव होगा, अगर कोई एक राजा बन जाता है, यानी कोई एक पीएम बन गया या फिर कोई एक प्रेसिडेंट बन गया, तो उसके जो बेटा या फिर जो भी हो संतान हो, वो एंटाइटल्ड नहीं होते हैं उस पोस्ट को गेन करने के लिए, तो फिर से इलेक्शन होता है वहां पर। तो यही है रिपब्लिक का मतलब, यानी कि इलेक्ट की गई गवर्नमेंट। इसका सही मतलब है हेड ऑफ द स्टेट हमेशा क्या होगा, एक इलेक्टेड मेंबर होगा। हेड ऑफ द स्टेट किसको कहते हैं, तो हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, जो कि एक हमेशा इलेक्टेड मेंबर होते हैं, भले वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लेकिन वह इलेक्टेड होते हैं। इसमें है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। देखिए रिपब्लिक का मतलब होता है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होती है गवर्नमेंट के पास, ठीक है, कि कोई भी डिसीजन अगर वो चाहे लेना तो वो ले सकती है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो पावर कहाँ से आती है, तो वो वी द पीपल ऑफ इंडिया यहाँ से आती है। फिर है एंड ऑफ प्रिविलेज क्लास। कोई भी प्रिविलेज क्लास यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करती है, जबकि मोनार्किकल यहाँ पर हमने देखा था कि हेरिडेटरी का केस होता है, ये तो प्रिविलेज क्लास हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं है, यहाँ पर हर बार इलेक्शन होता है, जो कि हमारे यहाँ है इंडिया में। फिर है अगला टर्म जस्टिस। जस्टिस का जो भी कॉन्सेप्ट है प्रियम्बल में और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वह लाया गया है, इंस्पायर्ड है 1970 में हुए रशियन रिवॉल्यूशन से, यहीं से इंस्पायर्ड है। तीन टाइप के जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस जो है इक्वालिटी पर जोर देता है। इक्वालिटी कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति अगर वो किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ से बिलोंग करता हो, तो उससे किसी भी तरह से कोई मतलब भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, तो उसको बोलते हैं सोशल इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर
कि उसका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है और यानी कि सेक्स क्या है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिले इकोनॉमिकली ग्रोथ होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। यह है इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को एक साथ हम लोग यानी कहा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस। फिर अगला है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस अभी आगे हम लोग देखेंगे। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो, उस अगर वह 18 प्लस अपनी एज गेन कर चुका है तो उसको रोका नहीं जाएगा अपना प्रतिनिधित्व चुनने के लिए, यानी रिप्रेजेंटेटिव इन इलेक्शन, उसको चुनने के लिए रोका नहीं जाएगा। वह एंटाइटल्ड है इस चीज के लिए। यही है पॉलिटिकल जस्टिस। फिर है लिबर्टी। लिबर्टी कहने का मतलब है फ्रीडम बट इन कंट्रोल्ड मैनर, नॉट इन अब्सोल्यूट मैनर। फ्रीडम जो हमारे कंट्री में दिया गया है वह क्या है, कंट्रोल्ड मैनर में दिया गया है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यह दो तीन टर्म है यहाँ पर दिया गया। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में अभी हमने देखा था। यह फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से 1799 तक जो हुआ यहीं से इंस्पायर्ड है, यहीं से लिया गया है। ये तीन टर्म क्या थे वो, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। अगला टर्म है इक्वालिटी। इक्वालिटी कहने का मतलब है अब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, यानी कि कोई भी प्रिविलेज क्लास हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में नहीं एग्जिस्ट करेगी। हाँ ठीक है। फिर अगला इसमें है एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी के लिए एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट एंश्योर करेगी। फिर नो डिस्क्रिमिनेशन, और किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अभी हमने देखा, हालांकि यहाँ पर इंडिया में जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वैलिड है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने का मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो हो लेकिन उनके साथ हो जिन्हें इनकी जरूरत हो सोशली अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो यह है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जो अभी रिजर्वेशन वगैरह का प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एसटी, एससी, ओबीसी रिजर्वेशन या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, वो सब जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है वो। इसके अलावा किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब इक्वालिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है तीन तरह के दिए गए हैं, सोशल या सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। सिविक इक्वालिटी। सिविक इक्वालिटी या सोशल इक्वालिटी यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं, आर्टिकल 14 से लेकर 18, 14 टू 18 तक। आर्टिकल 14 कहता ईबीएल, ईबीएल है आर्टिकल 14 में। ईबीएल कहने का मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ। अभी हमने देखा कि कोई भी पर्सन हो, उनके साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे किसी भी तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लॉ के सामने हर कोई क्या है, इक्वल है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अपना जस्टिस सिस्टम है, वो सबके सामने क्या है, सभी समान है। वही है इक्वालिटी बिफोर लॉ। फिर आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यही चीज है। ईबीएल कहने का मतलब कि हर एक चीज, हर एक जो व्यक्ति है, जो सिटीजन है, वह लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सामने समान है। और जो 15 है यह बोलता है कि यह प्रोहिबिट करता है, यह नेगेटिव है, और यह जो 14 यह पॉजिटिव सेंस में है। फिर आर्टिकल 16 जो है यह है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा जो सरकारी नौकरी के लिए। यही है आर्टिकल 16। हालांकि यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो एक्सेप्शनल केस है, जो कि है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। फिर अगला है 17। 17 क्या है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म, यानी किसी भी फॉर्म में, चाहे वो विजिबल हो या फिर फिजिकल हो या फिर इमोशनल हो, अनटचेबिलिटी पूरी तरह से बैंड है, एबोलिशन है, एबोलिश कर दिया गया है इसको आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 में क्या है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो टाइटल्स हमारे जो राजा महाराजा लोग जो पहले हुआ करते थे, वो अपने नामों के आगे और बहुत बड़े बड़े टाइटल्स लगा लिया करते थे। तो इन सभी चीज को क्या कर दिया गया है, एबोलिश कर दिया गया है, यानी ऑफिशियली यह सब अब एबोलिश हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। हालांकि इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, वो आगे हम लोग जब थर्ड पार्ट करेंगे
जैसे कि जो फंडामेंटल राइट्स का स्पेशल पार्ट है वहां पर और डिटेल से देखेंगे। इसमें फिलहाल कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कुछ मिलिट्री के कुछ टाइटल्स होते हैं तो वो वाले, और जो एजुकेशनल एकेडमिक टाइटल्स होते हैं जैसे पीएचडी, डॉक्टरेट, ये सब एक्सेप्शनल केस है। फिर है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी बेसिकली दो आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है। इसमें आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326। आर्टिकल 325 कहता है इक्वालिटी इन इलेक्टोरल रोल अगेंस्ट रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। यानी कि जो इलेक्शन होते हैं उनमें जो वोटिंग लिस्ट तैयार होता है, जो वोटर आईडी कार्ड से जाके हम लोग वोट देते हैं, तो यहाँ पर जो है इक्वालिटी के नजरिए से सबको देखा जाएगा, भले उसका रिलीजन कोई भी हो, रेस किसी भी से बिलोंग करता हो, और कोई भी कास्ट या फिर सेक्स हो, यानी मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो। इस सब के बावजूद सभी में इक्वालिटी के तौर पे देखा जाएगा। यही है पॉलिटिकल इक्वालिटी, आर्टिकल 325। फिर आर्टिकल 326 कहता है कि अगर कोई हो पर्सन नहीं, अगर कोई सिटीजन हो और वह 18 साल अपनी उम्र पूरी कर चुका हो, तो उसको यह राइट है कि वो अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सके और जाके वोट दे सके। ये अडल्ट सफरेज 18+। फिर है इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी बेसिकली आर्टिकल 39 डीपीएसपी में दिया गया है। यह क्या करता है, टू इंश्योर टू मैन एंड वोमेन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड एंड टू इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, यानी कि यह इंश्योर करता है कि सभी के लिए, जो चाहे वो मैन हो चाहे वो वोमेन हो, उसके लिए क्या हो कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड वो कमा सके अपनी रोजी रोटी, और फिर इक्वल वेज हो, यानी कि जो भी इक्वल उनको सैलरी वगैरह दी जाए, तो मेन और वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए अगर काम समान हो, एक ही काम कर रहे हो दोनों तो। फिर अगला फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी कहने का मतलब है ब्रदरहुड, भाईचारा। इसको हम लोग देख सकते हैं सिंगल सिटीजनशिप में। सिंगल सिटीजनशिप हमारे कंट्री में है, इंडिया में है। इसका मतलब है कि चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, और या फिर आप किसी भी रीजन से बिलोंग कर रहे हो, आपका सिटीजनशिप एक ही है, वह है आप एक इंडियन है। ठीक है, नेशन वाइज। जबकि यही आप अमेरिका में देखेंगे तो वहां पर डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है। डुअल सिटीजनशिप कहने का मतलब कि आप अमेरिकन तो हैं, लेकिन साथ ही साथ आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के भी सिटीजन हैं, जो कि इंडिया में नहीं है। इंडिया में बस सिंगल सिटीजनशिप है कि आप और हम क्या है कि इंडियन है। फिर है फंडामेंटल ड्यूटीज में, यह भी है एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, आगे हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 51A में जो है फ्रेटर्निटी की बात कही गई है। फ्रेटर्निटी जो है इसका इम्प्लिसिट दो मतलब है। पहला है कि यह जो है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को इंश्योर करता है कि जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल लोग हैं वो अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ जिए, ठीक है, भाईचारे के साथ जिए। फिर दूसरा क्या है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को यह इंश्योर करता है फ्रेटर्निटी। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, कि प्रियम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है। पहला सिग्निफिकेंस है कि प्रियम्बल जो है हमारे जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, जो हजारों सालों से चली आ रही है, उसका जो पॉलिटिकल और मोरल और रिलीजियस फंडामेंटल वैल्यूज है, जो फिलॉसफी है, उसको रिप्रेजेंट करता है प्रियम्बल। ठीक है, फिर अगला है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फिर अगला है कि जो प्रियम्बल है इसको मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और होरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है कि यह जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या सारी बातें लिखी गई हैं उसका एक मिरर है। अगर आप प्रियम्बल को अच्छे से समझ जाए तो जो वैल्यूज किसी भी आर्टिकल में निकल के आते हैं वो यही वैल्यूज आते हैं जो आप प्रियम्बल से निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई केस अगर होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और किसी भी दो आर्टिकल में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये दोनों तो कम कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, वो जो वैल्यू उस केस में निकल के आती है तो उसको प्रियम्बल में ढूंढती है, और प्रियम्बल में जो भी वैल्यू या फिर जो भी फिलॉसफी उनको लगता है कि यही फिलॉसफी है जो कि जेन्युइन है,
तो यह जो है अप्लाई कर देती है, यानी कि यह एक मिरर की तरह काम करती है प्रियम्बल। और होरोस्कोप कहने का मतलब है फ्यूचर में जो भी हमारा लॉ बनेगा तो वह जो है प्रियम्बल के अकॉर्डिंग, प्रियम्बल के फंडामेंटल वैल्यूज और फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ही कंप्लाई कर, मतलब साथ में बनेगा, ना कि इसके अगेंस्ट। फिर अगला है इसके कि पॉलिटिकल विजडम को शो करता है प्रियम्बल। पॉलिटिकल विजडम किसके? तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रहे थे, तो उस टाइम उसके जो माइंड में जो विजडम थे देश के प्रति, या फिर मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, हमारा इंडियन सोसाइटी कैसा होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, वो जो पॉलिटिकल विजडम था, पॉलिटिकली क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज जो है प्रियम्बल में दिखती है। फिर अगला पार्ट है कि इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या प्रियम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाए? क्या यह एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? हालांकि जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को आगे देखेंगे तो 22 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, और पहला पार्ट जो है कुछ और कहता है। प्रियम्बल पार्ट मतलब आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा प्रियम्बल एक पार्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेरूबारी यूनियन केस 1960 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का यह एक पार्ट नहीं है प्रियम्बल, ठीक है। और फिर केबीसी केस, केशवानंद भारती केस, एक बहुत ही फेमस केस हुआ 1973 में जजमेंट आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, जो प्रियम्बल है वह एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और यह एक इंटीग्रल पार्ट है। और इसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ने एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे जब आगे चैप्टर आएगा। फिर है तीसरा LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस बात को मतलब रिएटरेट किया कि हाँ, जो केशवानंद भारती केस में यह कहा गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यहाँ पर भी यही कहा गया कि हाँ, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो प्रियम्बल जो है, यहाँ पर कुछ बातें कही गई है। इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर को लेजिस्लेट करने के लिए जो पावर मिलती है वह जो है प्रियम्बल से नहीं मिलती है, ठीक है, वह कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, प्रियम्बल से नहीं मिलती है। फिर क्या है, प्रियम्बल नॉर अ प्रोहिबिशन ऑफ अपॉन पावर ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि कहने का एसेंस है यहाँ पर कि लेजिस्लेचर यानी कि हमारा जो संसद भवन है, जो पार्लियामेंट है, वहां पर अगर कोई लॉ बन रहा हो तो चाहे वो किसी भी मैटर पे हो, तो प्रियम्बल उस पर किसी भी तरह से रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन नहीं लगा सकती है, ठीक है। यह पावर प्रियम्बल के पास नहीं है। और अगला जो बात यहाँ पर कही गई है कि प्रियम्बल एक या क्या है, नॉन जुडिशियबल है, यानी प्रियम्बल में जो सारे कीवर्ड्स अभी हमने देखे उनके जो भी मतलब थे, तो वो नॉन जुडिशियबल है। आप अगर आपके रीजन में या किसी सोसाइटी में इस चीज को लेकर के, मतलब अगर फ्रेटर्निटी की बात कही गई और आपकी सोसाइटी में कहीं पर भी इंडिया में फ्रेटर्निटी अप्लाई नहीं हो पा रही है, फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट सोसाइटी जा रहा है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, यानी कोई भी जज कोर्ट नहीं जा सकते कि यह नहीं हो पा रहा है, यह नॉन जुडिशियबल है, केस दायर नहीं होगा। फिर है अमेंडमेंट्स। तो इसमें क्या है, क्या अमेंडमेंट करना पॉसिबल है प्रियम्बल में? तो बेसिक स्ट्रक्चर देने के साथ ही जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस बात को कहा कि हाँ, यह पॉसिबल है, गवर्नमेंट जब भी चाहे प्रियम्बल को अमेंड कर सकती है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जो पहला अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में, वह 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 में। पहली बार प्रियम्बल को अमेंड किया गया और प्रियम्बल में 3 वर्ड्स जोड़े गए, जो हमने पहले भी देखा, वह वर्ड्स थे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो इस तरह से यह चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा लेक्चर। यह एक क्विक रिवीजन क्लास है, ना कि वर्ड टू वर्ड क्लास जो रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है। अगर आपको यह पसंद आता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।